गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, कल जो हमने टॉपिक कवर किया था चैप्टर 2 में, वो था हमारा बाइनरी ऑपरेशंस में एडिशन। लिटिल बिट मैंने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन, तो एक बार फिर से मैं सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, साथ में और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और साथ में दो फंक्शन हैं, सब फंक्शन और आर सब फंक्शन। अब ये माइनस ऑपरेटर डेटा फ्रेम्स पे बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपको कल मैंने प्लस ऑपरेटर बताया था। 2 डेटा फ्रेम्स हैं और दोनों डेटा फ्रेम्स की वैल्यूज को ये क्या करेगा, 1 में से सेकंड को माइनस करेगा। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, कल भी बताया था मैंने आपको, डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। तो पहले डेटा फ्रेम 1 की वैल्यू को कंसीडर करेगा, फर्स्ट वैल्यू को, और फिर डेटा फ्रेम 2 की वैल्यू को कंसीडर करेगा और 1 में से सेकंड वाली वैल्यू को डिडक्ट करके ये प्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा फ्रेम का रिजल्ट जो है रिटर्न कर देगा। इस तरह से ये डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2 का रिजल्ट इसने इस तरह से रिटर्न किया। अब उसके बाद देखिए सब फंक्शन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से परफॉर्म करेगा सब्ट्रैक्शन को। डेटा फ्रेम 1 डॉट सब डेटा फ्रेम 2, बस इसको जो लिखने का या यूज करने का मेथड आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ माइनस ऑपरेटर दो डेटा फ्रेम्स के बीच में यूज करना है, लेकिन जब आप सब मेथड यूज करेंगे या फिर आर सब मेथड यूज करेंगे तो आप मेंशन करेंगे कि इस फर्स्ट डेटा फ्रेम में आप कौन सा डेटा फ्रेम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखिए डेटा फ्रेम 1 डॉट, अब ये डेटा फ्रेम का मेथड यूज कर रहे हो, आप इस ऑब्जेक्ट का मेथड यूज कर रहे हो। डेटा फ्रेम 1 डॉट सब, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डेटा फ्रेम 2 को। सेम वही बिल्कुल वैसे ही ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा जैसे डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। ठीक है, डेटा फ्रेम 1 में से डेटा फ्रेम 2 को माइनस करेगा एलिमेंट वाइज। इसके बाद रिवर्स वाला मेथड देखिए, रिवर्स मेथड में क्या है, डेटा फ्रेम 1 डॉट रिवर्स सब्ट्रैक्शन डेटा फ्रेम 2, मीन्स सबसे पहले ये डेटा फ्रेम 2 के एलिमेंट को कंसीडर करेगा और उसमें से ये डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट को डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और वो किस तरह से परफॉर्म करेगा कैलकुलेशन को। तो ये अकॉर्डिंगली सारे के सारे रिजल्ट्स जो है डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2, डेटा फ्रेम 3 माइनस डेटा फ्रेम 1, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं अकॉर्डिंगली यहाँ आपको गिवन है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ये ऑपरेशन यूज कर रहे हैं पांडास में, तो इसके लिए भी आपके पास सिंबल आपको गिवन है, ये स्टार सिंबल। कीबोर्ड में ये स्टार सिंबल होता है, उसको आप एज अ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। और साथ में आपको एक फंक्शन भी गिवन है, मल फंक्शन, MUL। मल स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को यूज किया है, उसी तरह से आप ये ऑपरेटर यहाँ पे डेटा फ्रेम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप दो डेटा फ्रेम्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उनके एलिमेंट्स को, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले डेटा फ्रेम 1 और फिर डेटा फ्रेम 2 को क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। डेटा फ्रेम 1 मल्टीप्लाई डेटा फ्रेम 2। अब ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट को डेटा फ्रेम 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही डेटा फ्रेम 1 मल्टीप्लाई डेटा फ्रेम 3। अब यहाँ पे भी सेम वही, डेटा फ्रेम 1 के एलिमेंट को डेटा फ्रेम 3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। और ये मल्टीप्लिकेशन जो है एलिमेंट वाइज परफॉर्म होगी। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, यहाँ रिजल्ट पॉइंट्स में नहीं है और यहाँ आपको रिजल्ट पॉइंट्स में नजर आ रहा है। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर डेटा फ्रेम के रिजल्टेंट जो डेटा फ्रेम रिजल्ट रिटर्न होगा बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, अगर किसी एक डेटा फ्रेम में भी नैन वैल्यू थी
तो अकॉर्डिंगली जो उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के लिए वो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो नैन ही होगा। और अगर एक डाटा फ्रेम के रिजल्ट में कहीं पे भी कंप्यूटेशन में वो नैन को रिटर्न करता है ना, तो पूरे डाटा फ्रेम का जो डाटा टाइप है वो हमारा पॉइंट्स में होगा, मींस उसका डाटा टाइप जो है रिजल्टेंट टाइप जो है फ्लोट बन जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको मल फंक्शन यूज करना है। जैसे कि डाटा फ्रेम 1 के एलिमेंट्स को डाटा फ्रेम 2 के एलिमेंट्स से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो डाटा फ्रेम 1 डॉट मल डाटा फ्रेम 2, ठीक है। यहाँ मल फंक्शन है या फिर सब फंक्शन है या फिर ऐड फंक्शन है। ब्रैकेट में आप वो डाटा फ्रेम डालेंगे जिसको आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले डाटा फ्रेम से ऑपरेट करना चाहते थे, ठीक है। तो ये सेम बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे ऊपर वाला डाटा फ्रेम मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज किया है, डाटा फ्रेम 1 मल्टीप्लाई डाटा फ्रेम 2, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह से है। इसी के साथ इसमें आपको एग्जाम्पल आरमल फंक्शन का गिवन नहीं है, लेकिन आप आरमल फंक्शन भी इसमें यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज होने वाली है वहां पे मल्टीप्लिकेशन की। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि रिवर्स हो जाते हैं, जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं। तो डाटा फ्रेम 1 डॉट आरमल डाटा फ्रेम 2, इसमें क्या होगा, डाटा फ्रेम 2 के एलिमेंट को डाटा फ्रेम 1 के एलिमेंट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अगर आप आर मल फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल मल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले डाटा फ्रेम 1 का एलिमेंट उठा रहा है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है डाटा फ्रेम 2 के एलिमेंट से, ठीक है। तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस आने, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। हाँ, डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में आता है, प्लस और माइनस का, ठीक है। बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता है अगर आप आर मल या आर एड यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमारा है डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन। अब डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन में आपके पास ऑपरेटर्स गिवन है, आप यूज कर सकते हैं स्लैश फंक्शन। अब ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है, स्लैश फंक्शन यूज कर सकते हैं इसके लिए, और एक और मेथड भी है आपके पास, डिव मेथड, ठीक है। तो अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब आप ये बाइनरी डिवीजन यूज करते हैं तो ये जो स्लैश सिंबल है आपको पता होना चाहिए, जब ये कंप्यूट करेगा, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा 2 एलिमेंट्स को यूज करके, तो वहां ये क्वेश्चन रिटर्न करता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्लैश सिंबल है ये कैलकुलेशंस को जब परफॉर्म करेगा तो ये क्वेश्चन पार्ट रिटर्न करेगा, ना कि रिमाइंडर, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको रिमाइंडर रिटर्न करना है तो आपके पास कौन सा सिंबल होता था, आपके पास परसेंट वाला सिंबल होता था, मॉड फंक्शन यूज करते थे आप, परसेंट हमारा रिमाइंडर के लिए होता है। तो ये वाला जो इसमें मेथड है वो सिंपल डिवीजन मेथड है जिसमें ये क्वेश्चन रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, क्योंकि ये देखिए 2 मेथड होते हैं डिवीजन के, एक तो ये सिंपल स्लैश से हम डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन रिटर्न करेगा ये, और एक और मेथड होता है डबल स्लैश, आप यूज करके देख सकते हैं डबल स्लैश। अभी आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी कैलकुलेट करके। डबल स्लैश जब आप यूज करते हैं ना 2 पॉइंट्स को डिवाइड करने के लिए, तो वहां पे वो क्वेश्चन पार्ट से पॉइंट्स को रिमूव कर देता है, लेकिन जो ये स्लैश सिंबल है ये पॉइंट्स को इंक्लूड करके रखता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जितने भी डेटा फ्रेम्स को जब भी हमने इनको डिवाइड किया है स्लैश या डिव मेथड से, वहां इसने पॉइंट्स को कंसीडर किया हमेशा। बेशक यहाँ पे नैन वैल्यूज नहीं थी इस फर्स्ट वाली कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी इसने रिजल्ट को, क्वेश्चन को पॉइंट्स में रिटर्न किया है। उसके पीछे रीजन यही है कि ये जो स्लैश सिंबल है ये क्वेश्चन को पॉइंट में जब जाएगा तो एज इट इज पॉइंट में रिटर्न करेगा। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट में नहीं जा रहा है रिजल्ट, लेकिन फिर भी ये उसको फोर्स कर रहा है पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पॉइंट्स में जा रहा है रिजल्ट। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको अभी किस तरह से पाइथन में आपको ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पाइथन ओपन किया है साइड बाय साइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा फ्रेम 1 का एलिमेंट मैंने कंसीडर किया 1 और डाटा फ्रेम 2 का एलिमेंट मैंने कंसीडर किया 10। तो जब मैं इनको स्लैश से डिवाइड करूंगी, इस वाले सिंबल को यूज करूंगी,
तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 0.1, मतलब ये पॉइंट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन को रिटर्न कर रहा है। लेकिन वहीं अगर 10 डिवाइड 1 कर रही हूँ, मतलब 1 से डिवाइड कर रही हूँ 10 को, तो हालांकि रिजल्ट हमारा पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन पॉइंट में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये जो स्लैश सिंबल है ये क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट्स में ही रिटर्न करता है, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन देखो अब मैं अगर यहाँ पे 1 डबल स्लैश, फ्लोर डिवीजन मेथड होता है ये जो डबल स्लैश मैंने यहाँ यूज किया ये फ्लोर डिवीजन मेथड होता है। अगर इसको यूज करके मैं यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करूंगी तो देखिए ये पॉइंट्स को हटा देता है, देखिए है ना, इसने 0 रिटर्न किया। पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है ये देखिए यहाँ पे 0.1 रिटर्न किया था, लेकिन यहाँ पे इसने 0 रिटर्न किया है। तो ये पॉइंट के बाद वाला पोर्शन जो है ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है फ्लोर डिवीजन मेथड। अब देखिए एक और कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, वो है 10 फ्लोर डिवीजन 1, और यहाँ पे देखिए अब ये पॉइंट को हटा रहा है ना, क्वेश्चन से इसने पॉइंट वाले पार्ट को, उस पॉइंट वाले सेक्शन को इसने बिल्कुल रिमूव कर दिया, तो पॉइंट से पहले वाला पार्ट ये शो करेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो ये पॉइंट्स में ही क्वेश्चन को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए ये डाटा फ्रेम को जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। वन मोर थिंग, अब देखिए स्लैश और div मेथड के साथ साथ यहाँ पे rdiv मेथड भी है। वेरी सिंपल, rdiv मेथड भी वही है कि डाटा फ्रेम 2 के एलिमेंट को कंसीडर करेगा एज अ डिविडेंड और डाटा फ्रेम 1 के एलिमेंट को कंसीडर करेगा एज अ डिवाइजर, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। जब आप इस तरह से इनको एक एक करके परफॉर्म करेंगे ना कैलकुलेशंस, तो इजीली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल गिवन है कि एक ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट है, उसमें 2 प्लेयर्स की टीम है और उसने 4 राउंड्स प्ले किए, 4 राउंड्स में उसने खेला है। तो डाटा फ्रेम डिफरेंट डाटा फ्रेम्स में, मतलब टीम 1 का जो स्कोर है वो डाटा फ्रेम 1 में है और टीम 2 का जो डाटा फ्रेम 2 में उसने स्कोर को सेव किया हुआ है और हर टीम में 2 प्लेयर हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये जो डाटा फ्रेम्स हैं 2, इन दोनों डाटा फ्रेम्स के बेसिस पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं, उसको टोटल पॉइंट्स को उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों के पॉइंट्स को ऐड करना है। टोटल पॉइंट्स अर्न बाय बोथ द टीम्स, दोनों टीम्स ने जो टोटल पॉइंट अर्न किए हैं उनको ऐड करना है। तो ये टीम 1 के पॉइंट्स है, ये टीम 2 के पॉइंट्स है। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा कि जब ऐड करना है इसका मतलब कि आपको डाटा फ्रेम 1 और डाटा फ्रेम 2 दोनों को ही क्या करना है, सिंपल प्लस करना है। ये देखिए डाटा फ्रेम 1 और डाटा फ्रेम 2, अब यहाँ पे इन्होंने प्लस कर दिया इसको, तो दोनों सेट जो हैं, एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के हैं वो दोनों ऐड होकर के इस फाइनली इस रिजल्ट में जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में क्योंकि ये डाटा फ्रेम प्रोग्रामेटिकली क्रिएटेड नहीं था, उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया है कि ये डाटा फ्रेम्स हैं। तो जब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली हमें डाटा फ्रेम्स को क्रिएट करना पड़ेगा, और इन डाटा फ्रेम्स को इन्होंने किसके थ्रू क्रिएट किया है, डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट किया है। P1 और P2 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, ये कॉलम्स बन जाएंगे और 1 2 3 ये रो इंडेक्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है कि टीम 2 का जो डिफरेंस है टीम 1 से वो कितना है। तो टीम 2 में से टीम 1 को आपको डिडक्ट करके ये देखना है, प्रोग्राम बनाना है। इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप आर सब मेथड यूज करेंगे। आप df2 माइनस df1 भी यूज कर सकते हैं, आप df2 डॉट सब df1 भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में भी आपसे कुछ इसी तरह से एवरेज फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो ये 10th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। एवरेज करना है दोनों डाटा फ्रेम्स को ऐड करके, जस्ट 2 टीम्स हैं इसीलिए 2 से इसको डिवाइड करके आपने एवरेज को कैलकुलेट कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, ये 10 एग्जाम्पल्स जो थे, इन 10 की 10 एग्जाम्पल्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है नोटबुक पे, बहुत अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय।